एक है जिसमें जिन व्यक्तियों के परिवार में मानसिक विकार जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स जुड़ी प्रॉब्लम होती हैं, उन्हें एंजाइटी की समस्या जल्दी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ओसीडी विकार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ सकता है, जा सकता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। एक है हेल्थ कंसर्न में क्या है, मेजर सुप्रा मेजर सर्जरी कराना, कैंसर होना, अस्थमा, थायराइड, डायबिटीज, बीपी का बढ़ना, लो बीपी होना, ये सब चीजें आपको मिलेंगी उस मरीजों में। ट्रॉमा होने के बाद जो पीटीएसडी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, क्रोनिक पेन्स, ठीक है, जैसे बीमारियों से जूझना एवं कार्य क्षमताओं में दिन प्रतिदिन गिरावट। इन बीमारियों के कारण आप टेंशन लेते हैं और टेंशन से आपका हेल्थ का जो स्टेटस है वो और डाउन होता है। तो ये भी एक तनाव में लोग रहते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। यंग पेशेंट्स और यंग जो लोग होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती है, जो 18 से कम में भी होते हैं, 12 से 18 या उसके बाद। ओल्ड एज वाले हैं, उनको अपनी तबीयत की चिंता रहती है कि मैं 50 हो गई हूँ, मेरे को 10 बीमारियां हैं, हार्ट का स्टेंटिंग भी है, तो मैं कितना जीऊंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बीमारियों से जूझ रहा है, उनको भी एक हाई रिस्क में आते हैं। हेल्थ कंसर्न एक होता है इंटॉक्सिकेशन, जैसे कि जो बहुत जल्दी ही नशा करना स्टार्ट कर देते हैं और वो छोड़ने की दिक्कत है, जैसे कि दुख, परेशानी, निराश, उदासी एवं तकलीफ भुलाने या कम करने हेतु शराब पीने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो उनको लगता है कि जो एंजाइटी है कम हो जाएगा। नशीली दवाएं खाना या अन्य दूसरे नशों का सहारा लेना एंजाइटी को कम नहीं करता है। ये सारी चीजें बस सोच है, तो सोच को बदलने के लिए आपको ये चीज जानना है, अवेयरनेस है। ये एक बड़ा बात है कि आप सोचते हैं कि आप ड्रग्स ले लेंगे तो आप उसमें हाई ना होके लो हो जाएगा आपका एंजाइटी, तो एकदम गलत है। ये एकदम रिवर्स एक्ट करता है, ठीक है, बल्कि हाइपर एंजाइटी में कन्वर्ट होता है। और नशे का असर खत्म होते होते फिर वो वही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो ये एक तरह से साइकिल है। आपने सोचा कि उसको कम करें, लेकिन कम ना होके वो उल्टा रिवर्स एक्शन करती जाए और फिर चीजें वही और परेशानियों में कन्वर्ट हो जाती है। एक होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें ध्यान रखें कुछ लोगों को पूर्णतः परफेक्शन से कार्य करने की आदत होती है। जैसे कि भाई एक एग्जांपल है, घर में कई लोगों को सफाई चाहिए एकदम, वो ग्लास अगर वैसे रखा है तो वैसे ही रखा होना चाहिए। अगर आपने उनके सोफे का हल्के से इधर से उधर किया तो वो बार बार वहां पे जाएंगे, उसको सही करेंगे। तो ये परफेक्शन चाहते हैं वो लाइफ में, परफेक्शन से कार्य करने की आदत होती है। परंतु ये आदत सनक या जिद बन जाए तो ये एंजाइटी का रूप ले जाती है। और यदि जिन उन लोगों में जैसे अनवांटेड घबराहट और एंजाइटी के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एक ट्रीटेबल मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं सब ट्रीटेबल है, जो कि मानव के ब्रेन या एवं बिहेवियर को अफेक्ट करता है। उसका नाम है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें मरीज इनेबल अयोग्य होकर कंट्रोल नहीं कर पाता एवं सब्सटेंस का यूज करते रहता है, चाहे वो सब्सटेंस लीगल या इलीगल हो, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल या सर्टेन मेडिकेशंस हैं। कुछ बेहोशी की दवाएं भी होती हैं, जैसे यूज करके लोग अपने आप को नशे के कन्वर्ट करते हैं उसको। एनेस्थीसिया ड्रग्स हैं, वो लोग ज्यादा यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए, ठीक है। अब हो गया कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। जैसे कि अनवांटेड थिंकिंग, एक तरह से जितना टाइप है वही ये सारी चीजें थिंकिंग सिम्टम्स हैं। अनवांटेड थिंकिंग आना, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट होना, उसको लगेगा कि उसकी धड़कनें बढ़ गई हैं, उसको दिल में लगेगा कि अंदर कुछ धक धक हो रहा है, उसको पाल्पिटेशंस बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट पेन होना, चेस्ट पे स्ट्रेन लगना, खिंचाव लगना, सांस फूलना, फियर टू फेस पीपल, लोगों का सामना नहीं कर पाना और लोगों से बात कम करना। मैंने कल बताया था आपको 3 चीज होती है डिप्रेशन के लिए, हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस, ठीक है। तो होपलेसनेस लगता है उसको, पास्ट थिंकिंग एंड रिफ्रैक्शन, रिपीटेशन, बार बार लगेगा कि पुरानी चीजें उसको बार बार याद आएंगी और वो बार बार रिपीट होंगी। मसल्स में स्ट्रेन होता है, वो एक तरह से वीक हो जाता है, तो जो मसल्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड जो होता है वो जल्दी बनने लगता है, जिसके कारण उसको स्ट्रेन लगता है, स्ट्रेन।
ठीक है। रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस होना है तो आपका जो नॉर्मल डेली लाइफ है उसको हैम्पर कर रहेगा, मतलब दिक्कत देगा। ठीक है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एंजाइटी है जो कि इरिटेशंस करते हैं माइंड में और उससे क्या होता है कि एंगर होता है, इरिटेबिलिटी होती है, और आपकी जो सोशल स्टेटस है वो भी गिरते जाता है। एक्टिविटी जो होती है, दिक्कत होती है। सोशल डिस्टेंसिंग, आप चाहते हो कि मैं अकेला रहूं, और ये सारी चीजें जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के वो आने लगते हैं, और आप चाहते हो कि आप अलग रहो, किसी का सहायता ना लो। मस्कुलर स्ट्रेन, एक तरह से मैंने बताया कि एंजाइटी होती है तो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन के कारण फ्लेयर अप हो जाता है और अटैक करता है नर्वस सिस्टम पे, और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको नर्वस सिस्टम पे खेल रही है, और नर्वस सिस्टम के कारण आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जिसपे कि स्ट्रेन हो रहा है, और मसल्स वीकनेस है, आपको नर्वस सिस्टम में एक्टिवनेस बढ़ गई है, ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करती है। ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि का अभाव, ठीक है। जिससे कि वही एंजाइटी हुई तो इनसिक्योरिटी था, इनसिक्योरिटी से आपको सैडनेस होती है, और कंसिस्टेंट होता है ये सैडनेस। अगर जब लगातार रहे उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और आप डिससेटिस्फेक्शन रहता है आपको, और रिड्यूसेस द लाइफ हैप्पीनेस, इसमें बंदा और डिप्रेस रहेगा। ये दिख रहा है ना? बोल नहीं रहा कोई। हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है। तो हु इज एट हाई रिस्क ऑफ एंजाइटी, जैसे कि एक होता है पर्सनालिटी ट्राइट्स, लाइफ हिस्ट्री, जेनेटिक्स, अदर हेल्थ कंडीशंस है। तो ट्राइट्स में क्या क्या है? शाइनेस होना, नर्वसनेस होना, इंट्रोवर्ट होना, समझ रहे हैं ना? बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपको खुद पता होगा कि ये सारी चीज़ें एंजाइटी के कारण हैं, और आप किस फैक्टर्स हैं जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं, पर्सनालिटी ट्राइट्स हैं। शाइनेस रहती है, नर्वसनेस रहेगा, इंट्रोवर्टनेस रहेगा। लाइफ हिस्ट्री अगर देखा है तो दिस इंक्लूड्स बीइंग एक्सपोज टू नेगेटिव और स्ट्रेसफुल लाइव इवेंट्स। आप इसमें एक्सपोज करोगे अपने आप को नेगेटिव थॉट्स, लोगों से बात करोगे तो आपको लगेगा सब नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आप उस चीज़ को कन्वर्ट कर लोगे नेगेटिव थॉट्स को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, और आपकी जो लाइफ की हिस्ट्री होगी वो और थोड़ी डिप्रेसिव होगी। ठीक है। थर्ड है कि जेनेटिकली, जैसे जेनेटिक्स ऑफ दोज हु हैव अ डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी, 25% लोगों को ये है कि 25% में फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें डिप्रेशन के साइंस हैं। तो वो ऑल्सो आर डायग्नोसिस ऑफ, मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब एक तरह से अगर फैमिली हिस्ट्री में हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, या सुसाइडल अटेम्प्ट्स की, तो घर में मैंने जो आपको पिछली बार बताया था वो भी एक साइंस होता है कि आपको मिलेगा। तो इसलिए जेनेटिक्स, मतलब फैमिली हिस्ट्री होना भी बहुत ज़रूरी है। उसको आपको पता होना चाहिए कि घर में किसी के हुआ तो नहीं है ऐसा। तो 25% अगर है ऐसा, तो चांसेस ऑफ एंजाइटी बढ़ जाता है उन लोगों में। तो वो रिस्क फैक्टर्स हैं। अदर हेल्थ कंडीशंस लेके, जैसे कि वही बताया कि थायराइड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड के साथ आपको शुगर है, बीपी है, तो ये सारी चीज़ें हैं हेल्थ कंडीशंस को वो मतलब प्रोन करती है एंजाइटी के लिए। ठीक है। मतलब एक तरह से बीमारी जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर है। फिफ्थ हो गया आपका स्टिमुलेंट, अगर आप कैफीन, स्पेसिफिक सब्सटेंस या मेडिकेशंस लेते हैं जो आपको डिपेंडेंसी कर देती है उस दवा के लिए, तो एक तरह से ये आपको लीड करता है डिप्रेशन का, क्योंकि आप उस पर आदी हो। ठीक है। टेस्ट एंड डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए एंजाइटी का? तो एक सिंगल टेस्ट है कैन नॉट डायग्नोस एंजाइटी, जो कि एक सिंगल टेस्ट डायग्नोस नहीं कर सकता एंजाइटी को। वो उसमें बहुत मल्टी फैक्टर्स होते हैं जो आपको कई लोगों का, डॉक्टर्स का रेफरेंस भी लेना होता है, साइकोलॉजिस्ट का। ठीक है। मेडिकल फिजिशियनिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। तो एक टीम वर्क होता है। तो आप सिंगल टेस्ट करके आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते एंजाइटी है इस बंदे को या बंदी को। ठीक है। इंस्टेड एन एंजाइटी डायग्नोसिस रिक्वायर्स अ लेंथी प्रोसेस ऑफ, उसमें आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, मेंटल हेल्थ टेस्ट करोगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, और एक क्वेश्चनर्स होता है, ये गूगल पे मिल जाएगा, साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स होते हैं जो स्कोरिंग सिस्टम होता है। ठीक है। इसमें आप
इसको कट ऑफ करोगे, निकालोगे, उसमें दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेना। काउंसलिंग हाँ, करते हैं। काउंसलिंग करते हैं तो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये हर साइकेट्रिस्ट जो डिपार्टमेंट होता है उनके पास भी होता है, और बाकी गूगल पे अवेलेबल है। सम टाइम डॉक्टर्स में कंडक्ट करता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट टू रूल आउट कोई अंडरलाइंग उसको कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है जिसके कारण ये हो रहा है। तो कारण जानना ज़रूरी है कि एंजाइटी या इसका कारण क्या है। तो उसके लिए मेडिकल टेस्ट कराते हैं कि और कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण ये हो रहा है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट टू रूल आउट द मेडिकल कंडीशंस दैट कुड कंट्रीब्यूट टू द एंजाइटी सिम्टम्स। और सेवरल एंजाइटी टेस्ट एंड स्केल्स हैं, tools are also used to help a doctor in the assessment of anxiety level। ठीक है। एंजाइटी का जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि एंजाइटी किसी भी चीज से हो सही समय पर उसका इलाज हो, मतलब कुल मिला के अर्ली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होना चाहिए। ठीक है। जल्दी ही अगर आपने उस चीज को डिटेक्ट कर लिया है तो उसका इलाज भी होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं किया तो घबराहट एवं एंजाइटी के दौरे पड़ेंगे, जिसको इन फ्यूचर में चांसेस ऑफ डिप्रेशन में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। एंजाइटी में लीड टू डिप्रेशन, तो एंजाइटी का कारण हो सकता है डिप्रेशन का। इनसिक्योर चांसेस ऑफ डिप्रेशन, इट इज अ ट्रीटेबल। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें ट्रीटेबल है। ठीक है। इट इज अ ट्रीटेबल एंड टेक इट सीरियसली, इसको मजाक में नहीं लेना है। कल ही मैंने बहुत आपको बताया, 10 मिनट इसका लेक्चर दिया कि ये एक सीरियस कंडीशन है, तो आपको अच्छे से इसका इलाज करवाना चाहिए। ठीक है। अगर एंजाइटी से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है और उसमें उसमें से भी लक्षण अगर उसको कोई दिखाई देते हैं, सबसे अच्छा यही है कि आप तुरंत अपने परिवार से बात करें एवं इलाज के लिए अच्छे या नज़दीकी डॉक्टर, जैसे एमडी मेडिसिन जो मैंने बताया, फिजिशियन को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। ठीक है। मनोचिकित्सक से इलाज कराएं। किसी अदर स्पेशलिटी के डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट अगर ऊपर बताए गए डॉक्टर ही कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो इस विशेषज्ञ में अपनी हर संभव मदद करेंगे। सर आजकल डॉक्टर देखते हैं दिन भर एंजाइटी का दवा ज़्यादा लिखते हैं। नॉर्मल पर्सन हो, जो भी हो, जिनको नींद भी नहीं आ रहा है थोड़ा, तो उनको भी एंजाइटी की दवा लिख देता है। मतलब जो भी है, मतलब ज़्यादातर आजकल डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जस्ट नॉर्मली, जस्ट हाँ जी। हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ सर, अब हम ये मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर आजकल रेगुलर नॉर्मल पर्सन भी जिनको एंजाइटी है, मतलब ऐसा है नहीं, इनको नींद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, फिर भी वो एंजाइटी का मतलब दवा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ज़्यादातर कर रहे हैं, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ आजकल से। और ये ट्रेंड देखिए, बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है सर। नॉर्मल पर्सन जिसको एंजाइटी भी नहीं, फिर भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है एंजाइटी की दवा। ये सर अच्छा, ऐसा क्यों सर? एक्चुअली वो देखिए मेरे को जो पेशेंट जब खुद कहता है कि मेरे को बीमारी है और डॉक्टर देख रहा है इसको कोई खास बीमारी है ही नहीं, उस कंडीशन में देना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है ना सर? वो नहीं, मतलब ये बात तो मैं कंक्लूड करूंगा। गोपाल जी आपकी सुन लिया, सर का बात, भी सुन लेते हाँ, वो ठीक है, आप लोगों ने जो बात की एकदम ठीक है, और आपका क्वेश्चन बढ़िया था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। क्योंकि देखिए, लेकिन मैं ये चीज़ समझता हूँ, जो जितने भी लोग अगर इस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, देखिए, तो कारण होना ज़रूरी है। अगर किसी भी पेशेंट ने अगर कुछ, देखिए आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें एज रिलेटेड नहीं है। ये किसी भी मोर देन टीन एज अगर बात करें, 15 के बाद किसी को भी होने की संभावना बहुत है, और ये यंग्स में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ ओल्ड पेशेंट्स इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा है कि उनको डिप्रेशन की दवाई चलाई गई हैं। लेकिन ये जो जो पीक चल रहा है, जो डिप्रेशन के लिए जो दवा देते हैं, उनका जो एज है वो अराउंड 15 से 45 या 50 तक होगा। क्योंकि लोग अगर इस चीज़ के लिए अगर अपन उसको दवा नहीं दें तो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट होता है, हम उसको क्योर, एक्चुअल में ये क्योर नहीं कर रहा है। डिप्रेशन इज नॉट टोटली ट्रीटेड बाय द मेडिसिन, ये बात याद रखें। क्योंकि वो क्या करता है, वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है, उसकी जो रिसेप्टर्स है, वहाँ पे जाके उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। लेकिन इससे ट्रीटमेंट आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। उसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप जाके उस दवा के थ्रू एक काम कर रहे हो, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे रहे हो। बट अगर वो ऑलरेडी
उस कन्वर्जन में है, मान लीजिए सुसाइड के अटेम्प्ट्स में करने वाला है या डिप्रेशन में है, या अगर उसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले काउंसलिंग। ठीक है, आपको कम से कम एक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है दवा स्टार्ट करने से पहले। क्या होता है, अगर आप मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो मैं समझ गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि पहले आपको हमेशा काउंसलिंग करनी चाहिए, आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें रूल आउट करनी चाहिए, तब जाके आप अगर स्टार्ट करो तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपने उस दवा को स्टार्ट कर दिया तो ये क्या होता है ना, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने लड़कियों में ज़्यादा देखा है, वो लोग क्या चाहते हैं कि वो दवा चाहते हैं कि सर जो आपने दवा दी थी उससे आराम मिला तो आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ नहीं हो रही है। तो वो डिपेंडेंसी बन जाती है, तो वो भी एक साइड इफेक्ट है इस दवा का। ये डिपेंडेंसी होना भी एक गलत है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो देखो, अपन सबका अलग अलग प्लान ऑफ केयर होता है। तो जो डॉक्टर अगर ऐसा कर रहा है मेजोरिटी बेसिस पे, उनको ज़रूर कुछ ऐसा लगा होगा, और साइकेट्रिस्ट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए पढ़ाई लिखाई किए होते हैं ना। राइट सर। ठीक है, तो वो चीज़ अगर अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी अगर कुछ करवाऊंगा, दिखाने जाऊंगा, तो मैं उनकी बात मानूंगा और उसमें डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके स्पेशलिस्ट है थैंक ना। यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, तो यही है। हेलो सर, इस वक्त ना हम्म, मैं राजस्थान कोटा से बात कर रहा हूँ। जी जी। इस वक्त सर हमारे यहाँ पे 8 मंथ में लास्ट 28 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे सर वो भी चालू है, अभी 2 मंथ के लिए टेस्ट के ऊपर बैन लगा हुआ है। बहुत हंगामा मचा हुआ है यहाँ पे। सब उसी कारण परेशान है, एंजाइटी कारण परेशान है यहाँ पे। मैं भी जब बच्चों देखता हूँ, अभी तक मैं लगभग 300 बच्चे देख चुका हूँ। तो उनको अच्छा, पहले काउंसलिंग ही करना होता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कल क्या खाए थे, ये बिल्कुल, बता वो बता, तब जाकर से उनको लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो है अधिकतर ना। बच्चे वही बोलते हैं कि सर घबराहट हो रही, घबराहट हो रही। और सबकी सर हम्म, उतनी है, कितना है, 15 से लेके 20 तक की बस। है ना, वही मैं कह रहा था कि बहुत अर्ली ये एज आपने में आजकल ये चीज़ ये शुरू हुई आपने है। सही ये आपने सही बताया कि जो एज 15 से 20 के आसपास वाले ही ज्यादा आते हैं, और वही ज्यादा कंट्रोल और करते हैं कि ये अभी हो रहा है करके। और क्या है, उस समय हम ये सोचते हैं कि उनको तो कुछ दिक्कत होगा नहीं यार, कारण क्या है, कारण कुछ और ही होता है। आजकल आप जानते ही हो, टीन एज में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। पहले इतना नहीं था, अब चीज़ें मोबाइल होना, ये होना, फिर कम्युनिकेशन बढ़ता है, और अब क्या क्या चीज़ें कर जाते हैं, तो पहले का सिस्टम पूरा चेंज हो गया। डिप्रेशन जो है 2030 तक टॉप पे होने वाला है। सुसाइड डिप्रेशन ये तो है ही हमारे इंडिया में सबसे ऊपर। सुसाइड तो है ही, डिप्रेशन भी 2030 में मुझे लग रहा है कि बोल रहे थे कि फर्स्ट पे आने वाले हैं इंडिया डिप्रेशन में। तो ये है कि अर्ली, क्योंकि जो जनरेशन है हमारी इंडिया में, वो यंग ही डिसाइड करते हैं ना। तो अगर 2030 तक अगर यही 50 से 20 एज में अगर इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में दिखेगा, तो वो अफेक्ट करता है आपकी पॉपुलेशन की रैंकिंग को, इसमें जो डिजीज़ है उसको भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एंजाइटी कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन और काउंसलिंग कॉम्बिनेशन वाइल सफरिंग ड्यू टू एंजाइटी। तो उसके लिए आपको ब्रेव रहना है और आपको फाइट करना है, मतलब जिस तरीके से काउंसलिंग करनी है कि ब्रेव रहना है, फाइट रहना है टू द डिसऑर्डर। समस्या होने पर उसका हल या नहीं, हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम सत्य मान लें और सोचें जो चल रहा है वही चलने दें, मतलब एक तरह से उसको छोड़ना नहीं है। उसके लिए आपको फाइट करना है। वन फाइन डे एंजाइटी विल गो अवे, ये कहावत है। ठीक है, सर एक सावधान। सर एक सर एक क्वेश्चन है, हाँ, मेडिकेशन सर कितना परसेंटेज हेल्प करेगा और काउंसलिंग कितना हेल्प करेगा सर? व्हाट्स देखिए द परसेंटेज? मेडिकेशन, देखिए एक्चुअल में मैं आपको परसेंटेज तो नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ के बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि मेडिकल जो काम करती है वो एक सपोर्ट है, सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, कहावत है मेडिकल लाइन में कि मेडिसिन इज जस्ट लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट प्ले करता है। शैल आई प्लीज, जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स होता है, ये जनरलाइज बोल रहा हूँ, तो ऑलरेडी 50% खत्म हो जाता है मेडिसिन से। बाकी जो होता है काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता 50-60% से ज़्यादा मेडिसिन कुछ काम करता है। वो ये कुल मिला के है कि आपको अपना काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों पार्ट अगर रहेगा ये एंजाइटी डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे एज अ परसेंटेज आई डोंट नो ब्रो। राइट सर, सर 50-50 बोलने वाला ही था ओनली मैं। काउंसलिंग क्या? हाँ, सही सर सही बोले सर ओनली आप। काउंसलिंग विल नॉट वर्क? हाँ, ओनली काउंसलिंग विल नॉट वर्क। अगर आपने या उसको काउंसलिंग, सर काउंसलिंग अगर बढ़िया से काउंसलिंग करे, या फिर ओनली काउंसलिंग विदाउट वही मेडिकेशन? मैं बताना बिकॉज चाहता हूँ। एक्चुअली
मैंने सर आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़ में कि जस्ट लाइक ये एंग्जाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन जो है मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर रही, काम नहीं कर रही हैं। तो मैंने ऐसा न्यूज़ पढ़ा था सर, तो कुछ इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, काउंसलिंग देखो क्या मतलब मैं आपको बढ़िया बताता अगर हूँ, काउंसलिंग अगर करूँ तो? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आपने तरीके से काउंसलिंग किया है, मान लो आपने किसी एक पेशेंट को 3 महीने का टारगेट लिया है कि 3 महीने, 6 महीने में इसको एकदम इसको जो इसका जो भी ये माइंड में पैथोलॉजिकल है, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों को हटाना है। आपने उसको टारगेट दिया कि मेरे को 6 महीने में इसका खत्म करना है। आपने काउंसलिंग बहुत की, बट होता क्या है, काउंसलिंग एक टाइम तक बेनिफिट करती है। मुझे लगता है अराउंड अगर आपने उसको 1 टू 2 मंथ भी अगर अच्छे से कर दिया ना, तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर काउंसलिंग हो भी गई है अच्छे से, आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट द मेडिसिन। तो बात ये है। तो ओके सर। आप सिम्पटम्स हेलो सर। सिम्पटम्स देखिए। हाँ, हाँ, बोलिए। हेलो सर। सर, ये जो लोग बार बार अधिक गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पर, क्या ये एंजाइटी के ही कारण हो जाता है? कौन से क्वेश्चन? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों पे जो लोग हाइपर हो जाते हैं, बहुत अधिक गुस्से में उत्तेजित हो जाते हैं, क्या वो एंजाइटी के ही कारण होता है? देखिए, सबको तो नहीं बोल सकते। देखिए, बात समझिए। कई लोग ऑलरेडी, जैसे जेनेटिकली भी होता है, जैसे किसी के घर में उनके ठाकुरों में ज़्यादा होता है ऐसा। अब तो कास्ट ज़्यादा वैसा रहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि घर में भी अगर वैसा माहौल है और इरिटेबिलिटी अगर उस बंदे को है काम करने में, ये सारी चीज़ों में, अगर ये लंबे समय तक चल रही है, 10, 12, 30 साल तक, तो ज़रूर उसको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। क्योंकि मैंने सुना है कि लोग चले जाते हैं बाबा के पास कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक है, अंगूठी बना देते हैं। बट मुझे ये लगता है कि आपको ये सारी चीज़ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आप एक माध्यम ढूंढ रहे हो कि मैं अपने आप को डाइवर्ट कैसे करूँ, ठीक है, अंगूठी पहनना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको ज़रूर कोई प्रॉब्लम होगी, तभी लोग ने नोटिस किया है। क्योंकि अगर सामान्य की बात करें तो 90% लोग ऐसे होते नहीं हैं, कम होते हैं। 10% में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई तो उनको ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो काउंसलिंग या मेडिटेशन करें या कुछ ऐसा करें जिससे कि उनका जो हाइपर एक्टिव है डिसऑर्डर वो कम हो। तो हो भी सकता है, ठीक है। वो सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना सिवियर है। हाइपर एक्टिव होना, खड़े हैं बात कर रहे हैं तमाचा मार दिया, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। सही है, सब सही और है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट ये है कि सावधान होना, अटेंटिव रहना और चिंता करने में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे सावधान रहने का मतलब अवेयर होना, और चिंता करने का मतलब विचारों के गहराई से लगातार सोचते रहना, डीप थिंकर जिसको बोलते हैं या ओवर थिंकर बोलते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इसलिए सावधान रहिए, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। ऐसा काउंसलिंग का एक बनाया हुआ है। साइकोथेरेपी होना, साइकोलॉजिकल थेरेपी, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निशन मतलब क्या होता है? क्या बोला सर? कॉग्निशन मतलब क्या होता है? कॉग्निशन, चिंता कॉम्बिनेशन। करते रहना या कुछ सोचते रहना। कॉग्निटिव बिहेवियर। ये एक थेरेपी है। अगर कोई ज्यादा सोचता है तो उसके लिए कॉग्निटिव थेरेपी है, ठीक है। एंड एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, 7 पॉइंट है। कंप्लीमेंटल हेल्थ टेक्निक्स, जैसे कि माइंडफुलनेस, योगा, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। ये कई तरीके से हैं। भगवान की उसमें आश्रम में जाना या किसी के थ्रू पूजा करवाना या खुद से करना, अगर इतना है अटेंटिव तो। मेडिकेशन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इसकी दवा अपने तरीके से ना लें। ज़रूर एक बार एमडी, साइकियाट्रिस्ट या मेडिकल फिजिशियनिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको हेल्प लेना चाहिए। अगर किसी भी मरीज को अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर रेफ़र करें सीनियर डॉक्टर के पास जो इस चीज़ का मास्टर है, ठीक है। हाउ यू कैन हेल्प टू योरसेल्फ, तो अवॉइड अनहेल्दी रिलेशनशिप, अवॉइड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स, अवॉइड वायलेंस, अनहेल्दी बिहेवियर करेक्ट करें। इरेगुलरिटीज, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ दिन प्रतिदिन आपसे कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप जानते हुए भी वो चीज़ को कर रहे हैं तो वो गलत है, तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी है।
ठीक है, इंट्रोवर्ट नहीं होना है, शायद नहीं होना है, ठीक है। कई लोग होते हैं लेकिन धीरे धीरे विद टाइम वो चीज़ सही हो जाती है, तो ये एक मतलब कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे अगर आप उस चीज़ को करते हैं, काम करते हैं, इंट्रोवर्ट चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल है। अवॉइड लोनलीनेस, अकेला रहना, ये सारी चीज़ें साइंस होते हैं डिप्रेशन के, इसलिए आपको अवॉइड करना है। सोशल होना है, ट्रैवलिंग एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहना, ये सारी चीज़ें हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बुक रीडिंग अगर किसी की हैबिट है एज पर इंटरेस्ट तो वो कर सकते हैं। हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स काइंड्स, ये सारी चीज़ें, बादाम एंड ऑल, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल सैलेड्स, स्पिनच, पालक एंटी स्ट्रेस होता है और एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है पालक में। और गाजर में एक है रिच विथ विटामिन ए, सी एंड ए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों के लिए बोलते हैं। सी एंड के का मुझे पता नहीं है, ठीक है। अलॉन्ग विथ पोटेशियम हेल्प टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द एंग्जाइटी। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक अच्छा ये बनाया गया है कि आप कैसे अवॉइड करोगे इन सारी चीज़ों को। सर एंग्जाइटी टाइप्स बता दीजिए। एंग्जाइटी के टाइप्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर वो मैं मतलब थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था, एक कोई बार फिर बात बता। नहीं। हाँ हाँ, सर आर्टिकल भी सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ में। मैं ठीक। हाँ ये आर्टिकल जो पढ़ा रहा मतलब आप दिखा रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, दिखा रहा हूँ, बता दूंगा। देखो ये है, ये 11 तरीके से हैं। एंग्जाइटी बेस्ड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन बेस्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, सिजोफ्रेनिया है, ऑब्सेसिव सर ये कंपल्सिव डिसऑर्डर। मेंटल सिम्टम्स है, इसके बाद आएंगे टाइप्स। ये वाले बोल रहे हो क्या? ये वाले ना? इन्हीं का बोल रहे हैं शायद। हाँ सर। हाँ, टाइप्स है ना, हाँ 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 यही है। हाँ सर तो मैं ये। आपको भेज दूंगा, हाँ ये भेज दूंगा मैं, ठीक है। गोपाल जी को भेज दूंगा, उनके उनका नंबर है मेरे पास। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी है, जनरल एंग्जाइटी, अनकंट्रोल्ड एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी है, फियर, फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट को घबराहट ही बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ओसीडी एंग्जाइटी होना, बार बार परफॉर्म करना ऐसी एक्टिविटी जो कि इररिलेवेंट हो, बिहेवियर के अगेंस्ट हो। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर इन अ सोशल सिचुएशंस ऑफ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। तो ये टाइप्स है, ये तो आता होगा, आपके क्वेश्चंस आते होंगे। क्वेश्चन आए ना आए चाहे ना आए सर, नॉलेज के लिए तो जो भी है सर रखना चाहिए। बढ़िया ना, ठीक है। तो ये है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं चिंता चिता के समान, इसलिए टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है सही बात सभी है के लिए। सर। अब आपको जो मुझसे कल पूछ रहा था कि सर मेडिकेशंस, ठीक है, तो यार ये देखो, ये अपनी केटी त्रिपाठी में है, जानते होगे? नहीं सर। नहीं सर। त्रिपाठी जी को दवा की बुक है वो, मेडिसिन वाली, और उसमें दवा है तगड़ी एकदम, अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। सेलेक्टिव सीरोटोनिन अपटेक, ये रिसेप्टर्स होते हैं, 5HT1 रिसेप्टर्स है सीरोटोनिन, जो कि SSRI जिसको बोलते हैं, ये एसिटालोप्राम चलता होगा, फ्लुऑक्सेटिन है, पारोक्सेटिन है, ठीक है। इनमें से आप लोग ने किसी को दिया है दवा? नो नो सर सर। नो सर। बढ़िया, बढ़िया, यही सुनना था यार। ठीक है, ठीक है। सेलेक्टिव नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, SNRI, जिसको डेलॉक्सिटिन बोलते हैं, वेलनाफ्लेक्सिन है, एंटीसाइकोटिक्स हैं, क्विटियापाइन और अरिप्राजोल है, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स ये लोग बहुत यूज करते हैं, न्यूरो वाले डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। जिसको सीजर्स आते हैं उनमें भी ये देते हैं, क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, उसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करता है। एंग्जियोलाइटिक्स हैं, बस पायरॉन है, ठीक है। डिस्क्लेमर जो है ये जी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये दवा ओनली अथोराइज डॉक्टर या क्वालिफाइड डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करें तो ज़्यादा बेटर है, आप उससे मेडिको लीगल से भी बचे रहेंगे। कैन एडवाइज ऑन ट्रीटमेंट फॉर मैनेजमेंट के लिए आप
ट्रीट कर सकते हो इस दवा से। सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रिस्क फैक्टर था, अगर आप ज़्यादा सर, ओवर यूज़ करते हो। इसमें कुछ मेडिकेशन हम लोग यूज करते हैं सर। 4 नंबर पे जो है क्लोनाजिपम हो गया, हाँ हाँ, डायजिपम वो हो गया, तो ये करते हो क्या? हाँ। मैं तो सुना हम्म, वो पहला वाला जो है ना, ऐसे सारा ये ड्रग ऑफ चॉइस है, पहली वाली। तो हाँ ये सर। तो देना मतलब थोड़ा सा रिस्की होता है। तो वो सिडेशन करता है और फिर आपके बाद उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस के भी चांस होते हैं, उसे हम लोग तो नहीं देते हैं। कोई ट्रॉमा का पेशेंट भी आता है तब भी नहीं देते हैं, वो हम लोग कंसल्ट करते हैं डायरेक्ट। हाँ तो तो ये सर एक वो तो चीज़ सोचने का। साइकोलॉजिस्ट का मेडिसिन है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ओनली फार्मेसी कैन सेल एंड एडवाइस एंड ट्रीटमेंट, नो डिस्पेंसिंग। ठीक है, शेड्यूल्ड ड्रग कैटेगरी फॉर द ट्रीटमेंट, ये एच में आती है, शेड्यूल एच ड्रग कैटेगरी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्लाइड बनाई गई है, यस सर। यस सर। ये आपको मैं भेज दूंगा। बहुत अच्छा स्लाइड बना हुआ है सर। वो एक है, वो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। थैंक यू। उनको बहुत बहुत कौन धन्यवाद बनाता है सर ये? हम लोग की तरफ कौन से। बनाता है? अब बताएंगे, वो बताएंगे बाद में, अभी तो आप पढ़ाई करो। सर आपके हाँ, सर, सही सर बात। आपको कभी देखे नहीं बहुत सर, बहुत बस पढ़ते ही बहुत हैं। हम उनके फेस टू फेस कभी हम लोग मिले नहीं सर। बहुत बहुत आभारी हैं सर, जो बना के स्लाइड दे रहे हैं हम लोग को। सर मैं अंकित बोल रहा हूँ सर। सर हम लोग कभी मिले नहीं है, फेस टू फेस आपको देखे नहीं है सर, बस पढ़ते रहते हैं आपका लेक्चर सर। एक बार मीट कर देखा? एक मिनट सर। हाँ सर, अब देखा सर। ओके सर। गुरु जी को जानना भी देखना भी जरूरी है सर, मतलब वही जिनसे बढ़िया बढ़िया एकदम। कोई जरूरत नॉलेज हो तो गेन बताइए। करते हैं सर। उनके सब प्रणाम वनाम करना चाहिए, तो हमें देखना तो चाहिए। नहीं ठीक है। हम एलिजिबल बैचलर को देख क्या भोपाल के? हाँ? मोस्ट एलिजिबल बैचलर को देखना चाहते हैं क्या भोपाल के? भाई चलिए, जो भी बढ़िया है है। भाई, हमारे लिए तो गुरु ही है ना। अच्छा वो हरी आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो और अच्छे से लोग। चलिए ठीक है, स्टॉप करते हैं यहीं पे। ओके सर। ये कंप्लीट हो गया एंजाइटी अपना, है ना? ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, ऐसे पढ़ाते रहिएगा सर। एकदम एकदम धन्यवाद। यार थोड़ी हिंदी में दिक्कत है, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम समझ जाते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, सब समझ आ जाता है। हाँ, मैंने स्टार्ट तो अपने तरीके से किया था पहले, ठीक है, लेकिन फिर मेरे को लगा कि हिंदी में आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप लोग उसी में पढ़ते हैं। तो इसलिए स्लाइड भी हेल्प लेता हूँ, बनवाता हूँ। तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिस तरीके से वो बना के मेरे को देते हैं, तो बहुत अच्छा बनाते हैं। उनको थैंक यू है। बाकी ये क्लास चलती रहेगी अगले हफ्ते, है ना? सर हिंदी का थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड डे। थैंक यू सर।